हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम अपनी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर RLVP एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी डिस्कस कर लिया था। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, freezing point of a liquid means temperature at which vapor pressure of solid is equal to the vapor pressure of liquid, right? Temperature at which vapor pressure of solid is equal to the vapor pressure of liquid is called freezing point of that liquid। मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर वाटर लिक्विड का वेपर प्रेशर वाटर सॉलिड के बराबर आ जाता है। तो बेसिकली जब एक ही स्टेट की सॉलिड और लिक्विड फेजेस इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? तो लिक्विड के सेंस में कह देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और अगर सॉलिड की बात करें तो हम कह देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहा जाए या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कहा जाए, दोनों बातों का मतलब सेम है। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि अगर मैं कहूँ वाटर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, यू विल से 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर मैं ये कहूँ वाटर सॉलिड यानी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो भी आप क्या कहेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। उस लिक्विड का वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बोलते हैं, राइट? अब अगर इस चीज को समझ लें तो आप सबको फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स ये भी क्लियर है। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स इट इज क्लियर दैट डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना? थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। व्हाट इज डेल एस? डेल एस इज एंट्रोपी चेंज। व्हाट इज क्यू? क्यू इज हीट ऑफ द प्रोसेस। T is the temperature at which this heat is supplied. So randomness obtained by supplying Q heat per degree temperature is called entropy change delta S। और आपको ये भी पता है कि यही entropy change phase transformations के लिए क्या होगा? For phase transformations, ठीक है? यही entropy change phase transformations के लिए क्या होगा? For phase transformation del S fusion, del S melting, del S freezing is equal to del H fusion by what here we will write freezing, है ना? जिस टेम्परेचर पे फ्यूजन होता है, फ्यूजन इज मेल्टिंग और फ्रीजिंग, तो del S fusion एंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन will be equal to एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम क्या लिख सकते हैं? For a pure solvent, you may write del S fusion is equal to del H fusion by TF naught. What is TF naught here? TF naught is the freezing point of pure solvent। और सोल्यूशन के लिए क्या लिख सकते हैं? फॉर अ सोल्यूशन। और मैंने आपको बोला था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त जब भी हम सोल्यूशन कहेंगे तो उस सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है लेकिन सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो फॉर अ प्योर सॉल्वेंट एंड देन फॉर अ सोल्यूशन दिस एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन फॉर सोल्यूशन, इसको आप लिख सकते हो del H सॉल्वेंट, पता लग जाएगा आपको, और इसको हम लिख सकते हैं del S सॉल्यूशन, और इसको हम लिखेंगे del H fusion by TF। What is TF? TF is freezing point of solution। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे सोल्यूशन हो चाहे सॉल्वेंट हो, ठीक है?
एक बात हमेशा याद रखना, चाहे सोल्यूशन हो चाहे सॉल्वेंट हो, सॉलिड हो के सेपरेट कौन होता है? जब भी आप सोल्यूशन को फ्रीज करवाते हो तो फ्रीज भी हमेशा सॉल्वेंट होता है और वेपराइज भी हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशंस को फ्रीज करोगे तो एज आइस सेपरेट भी कौन होगा? सॉल्वेंट। और अगर बॉयल करोगे तो वेपराइज भी कौन होगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट कहीं नहीं जाता। इसी वजह से डेलेस फ्यूजन दोनों केसेस में क्या रहता है? सेम रहता है, क्योंकि वहां पे भी हीट ऑफ फ्यूजन किसके लिए लग रही है? सॉल्वेंट को फ्यूज करने के लिए लग रही है, और प्योर सॉल्वेंट में तो वही कौन फ्यूज रहा है? सॉल्वेंट। तो क्योंकि सॉल्यूशन में फ्रीज सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता है, इसलिए डेलेस फ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन एंड डेलेस फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट इज सेम। ठीक है, इतनी बात हमने डिस्कस कर ली। यहाँ हम जरा एंट्रोपी प्लॉट करते हैं। ठीक है, रैंडमनेस प्लॉट करते हैं। रैंडमनेस किसकी ज्यादा किसकी कम मेरे को बताना। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड। ठीक है, अब फिर हम बात कर सकते हैं किसकी? प्योर सॉल्वेंट लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट सॉलिड, और यहाँ हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। यस, यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन लिक्विड, और यहाँ हम लिखते हैं प्योर सॉल्वेंट एंड दिस प्योर सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट। तो आपको पता है एंट्रोपी रैंडमनेस इस तरह से बढ़ रही है। आपको पता है सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड की रैंडमनेस ज़्यादा होती है, लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होती है। तो सॉलिड की एंट्रोपी कम, लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा। और सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में से मिक्सचर किसका होता है? सोल्यूशन का होता है, इसलिए सोल्यूशन की एंट्रोपी और भी ज़्यादा। तो बेसिकली जब आप सोल्यूशन को फ्रीज करवाओगे तो ये मिलेगा आपको डेलेस सोल्यूशन, और जब आप प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज कराओगे तो एंट्रोपी चेंज ये होगा, डेलेस सॉल्वेंट। ठीक है, डेलेस सोल्यूशन एंड डेलेस सॉल्वेंट। सोल्यूशन का एंट्रोपी चेंज, प्योर सॉल्वेंट सॉलिड, प्योर सॉल्वेंट लिक्विड में एंट्रोपी चेंज हो जाता है। अब सिंस वी नो डेलेस फ्यूजन in both cases is same. Deles fusion in both cases is same. ठीक है, Deles fusion दोनों केसेस में क्या है? सेम। Since we know Deles fusion in both cases is same, दोनों केसेस में Deles fusion सेम है। तो क्यों सेम है? क्योंकि दोनों ही केसेस में जो फ्रीज होकर सेपरेट होगा दैट इज सॉल्वेंट। तो दोनों केसेस में Deles fusion इसलिए सेम है। तो Deles solution multiplied by TF is equal to Deles solvent multiplied by TF naught. This is the fact. Deles solution multiplied by TF is equal to Deles solvent multiplied by TF naught. अब आपको दिख रहा है कि Deles solution is greater. दिख रहा है? Deles solution is greater than Deles solvent. This is greater than this. अगर ऐसा है और दोनों का प्रोडक्ट बराबर है तो एसेंशियली क्या हो गया? इसको कम होना पड़ेगा और इसको कम होना पड़ेगा, तभी एक्सप्रेशन बराबर होगा। इट मींस वी कैन से दैट TF is less than TF naught. TF is less than TF naught, मतलब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है। और ये जो कमी आती है डेल्टा TF, डेल्टा टीबी तो हमने क्या लिखा था? टीबी माइनस टीबी नॉट, लेकिन डेल्टा टीएफ क्या लिख रहे हैं? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर हो गया? टीएफ नॉट माइनस टीबी। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। राइट, बात समझ में आई बच्चों? दोबारा से समझते हैं एक बार। हमने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है किसी सब्सटेंस का? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उसकी सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि नमक वाले पानी को फ्रीज करना आसान होता है या नॉर्मल वाटर को फ्रीज करना आसान होता है? ऑब्वियसली नॉर्मल वाटर को फ्रीज करना आसान होता है। अब नमक वाले पानी को यानी कि
तो सॉल्ट वाटर को फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर आपको और कम करना पड़ेगा। सपोज -1 डिग्री पे लेके जाओगे तब फ्रीज होगा। तो कहाँ तो प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था और कहाँ सॉल्ट वाटर -1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होने लग गया। तो बेसिकली जैसे ही ये सोल्यूशन बनती है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या पाया जाता है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन पाया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आने का मतलब ही क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आने का मतलब सीधा ये है कि सोल्यूशन को फ्रीज करना मुश्किल हो जाता है। उसका मैथमेटिकल रूप मैंने इस तरह से दिया है कि del S सॉल्वेंट, del S सॉल्यूशन, del S फ्यूजन बाय TF, del S फ्यूजन बाय TF नॉट, सारा प्रूफ करके मैंने बताया है कि ये देखो कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। और ये जो डिप्रेशन देखने को मिलता है इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशंस, इस डिप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लेते हैं आप इस फ्रीजिंग का कि मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका। मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं हम? Mathematically, you say that this TF is proportional to same molality of solution. ये डेल्टा TF किसके प्रोपोर्शनल है? सोल्यूशन की मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा TF जो है वो किसके बराबर है? KF into M के बराबर है। Here, what is KF? KF is molar depression constant, molar depression constant or cryoscopic constant. What is KF here? KF is molar depression constant या cryoscopic constant। डेल्टा TF किसके बराबर है? KF into M के बराबर है, जहाँ M क्या है? सोल्यूशन की मोलैलिटी। तो बेसिकली डेल्टा TF is equal to KF into M. This is the expression for the calculation of what? This is the expression for the calculation of depression in freezing point. अब KF फिर से किसकी प्रॉपर्टी है? KF is again the property of solvent, है ना? सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट KF वेरी करता है। और वाटर के लिए KF की वैल्यू क्या होती है? 1.86 केल्विन kg पर मोल। मैंने आपको पहले भी बताया था वाटर के लिए KF की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो वाटर के लिए KF की वैल्यू क्या है? 1.86 केल्विन kg per mole. What is KF? KF is molar depression constant or cryoscopic constant. What is the value of KF? KF is R TF square by 1000 into latent heat of fusion. ठीक है, latent heat of fusion, heat required to just convert entire solid into liquid at freezing point is called latent heat of fusion. You all know latent heat of fusion is equal to enthalpy of fusion divided by molar mass of solvent. तो उसकी टर्म्स में आप क्या कह सकते हैं? KF किसके बराबर हो गया? R TF square multiplied by मोलर मास। मैंने बोला KF सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, तो मोलर मास भी किसका होगा? सॉल्वेंट का ही होगा। 1000 into del H vaporization. So these are all the numerical terms which we will be seeing in our qualitative property depression and freezing point. तो I hope depression and freezing point is clear to you. हम कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का और फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट अस हैव वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन लिखेंगे और उसके बाद अपने आंसर्स तक आप अप्रोच करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है C6H6 freezes at 5.5 degrees Celsius. C6H6 freezes at 5.5 degrees Celsius. At what temperature? At what temperature
10.44 gram of C4H10 in 200 gram of C6H6 freeze. Right? Given that Kf for C6H6 is 5.12 degrees Celsius per mole. Right? Option A 4.608 degrees Celsius. Option B 0.892 degrees Celsius. C 5.5 degrees Celsius. And option D none. तो एक्सप्रेशन आपके पास है, आपने करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, उसके बाद जो बेटा आपने सोल्यूशन को रेफर करना है। खुद से ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम्स निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा, कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझना। TF नॉट 5.5, राइट? TF पूछा, KF दे रखा, रह क्या दे, मोलरिटी। मोलरिटी निकालने के लिए क्या करना है आपने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केज। अगर आपको मोलरिटी आ गई तो आप ये काम कर सकते हैं। तो हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलरिटी। व्हाट इज डेल्टा TF? डेल्टा TF इज TF नॉट माइनस TF 5.5 माइनस x। देखो ये डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डिफरेंस सेम आने वाला है। तो अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में भी ले लेती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 5.12 इनटू मोलरिटी। मोलरिटी के लिए बेटा आपको सॉल्यूट के इतने मोल्स, इतने ग्राम्स दिए हुए हैं, 10.44 मोल्स निकालने के लिए इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48, 48 प्लस 10 58 into 200 grams of water। तो 200 into 1000। ये एक्सप्रेशन जो बन रहा है आपके पास, ये एक्सप्रेशन मोलरिटी का बन रहा है और ये निकल के आता है ऑलमोस्ट 0.9। तो ये होगा 5.5 माइनस x इज इक्वल टू 5.12 इंटू 0.9। अब 5.12 इंटू 0.9, दिस कम्स आउट टू बी 4.608। 5.5 minus x is equal to 4.608। तो 5.5 minus 4.608 is equal to x, right? तो 5.5 minus 4.608 is equal to x। तो कुछ पॉइंट्स का ही हमारे पास फर्क आ रहा है, 0.9 का ऑलमोस्ट फर्क आ रहा है। तो उस लिहाज से जो हमारा आंसर है वो कौन सा बन रहा है बेटा, बी बन रहा है, राइट? इसी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। ये आपके पास सामने एक्सप्रेशन पड़ा है, इन एक्सप्रेशंस में कुछ गड़बड़ होगा, कुछ एक चीज मिसिंग होगी। वो मिसिंग चीज ही आपको जो चीजें दी हुई हैं उनसे आपने निकालना है, राइट? तो अभी तक अगर मैं तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को सम अप करने की बात करूं तो तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को सम अप करके जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हमने पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी RLVP। ये किसके बराबर था, P0 माइनस P बाय P0, और ये किसके बराबर था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर था। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी डेल्टा TB, बच्चे ये किसके बराबर था, KB इंटू M। तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्या, डेल्टा TF, ये किसके बराबर है, KF इंटू M के बराबर है। अब हम अपनी फोर्थ और इस चैप्टर की लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इस चैप्टर की जो है बेटे वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको देखने से पहले बेटे सबसे पहले हमें ऑस्मोसिस को डिफाइन करना पड़ेगा। ऑस्मोसिस को डिफाइन करने से
पहले भी हमें किसको डिफाइन करना पड़ेगा, डिफ्यूजन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज डिफ्यूजन, है ना, सबसे पहले हम डिफ्यूजन को डिफाइन करेंगे। डिफ्यूजन को समझने से पहले डिफ्यूजन का एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमारे पास एक परफ्यूम बॉटल थी, हमने उस परफ्यूम बॉटल को एक कॉर्नर पे स्प्रे कर दिया, हमने उस परफ्यूम बॉटल को एक कॉर्नर में स्प्रे कर दिया। थोड़े टाइम बाद उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस पूरे रूम में स्प्रेड हो गई, राइट, द फ्रेग्रेंस ऑफ द परफ्यूम गॉट स्प्रेड इनटू द एंटायर रूम विदिन अ फ्यू सेकंड्स। Why this has happened? This has happened due to a natural spontaneous process called diffusion. So what is diffusion? Diffusion is movement of any particle, किसी भी पार्टिकल का movement of any particle may it be an ion, atom or molecule, right? Movement of any particle may it be an ion, atom or molecule. So movement of any particle from actually net spontaneous movement of any particle from its region of higher concentration, from its region of higher concentration to its region of lower concentration until they get uniformly distributed. Until they get uniformly distributed is called diffusion. तो diffusion is net spontaneous. By net क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जहाँ आपने परफ्यूम स्प्रे किया वहीं से दूसरी तरफ जाएंगे, एक टाइम के बाद दूसरी जगह से भी उस दूसरी जहाँ पर आपने परफ्यूम को स्प्रे किया था उस तरफ जो है पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज नेट spontaneous movement of any particles from its region of higher concentration to its region of lower concentration until it gets uniformly distributed. This is diffusion. What is osmosis? What is osmosis? Osmosis is nothing but specialized diffusion. Osmosis क्या है? Specialized diffusion. What is osmosis? Osmosis is specialized diffusion. Specialized diffusion क्या होता है? ऐसा diffusion where net movement of only solvent molecules, net movement of only solvent molecules take place from net movement of only solvent molecules takes place from its region of higher concentration to the region of lower concentration until they get uniformly distributed through a semi permeable membrane। ठीक है, क्या है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस एक तरह का स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन है। स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन कहने का क्या मतलब है? ऐसा डिफ्यूजन है जिसमें नेट मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट होता है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन until they get uniformly distributed through a semi permeable membrane। तो एक ऑस्मोसिस एक तरह का स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन है जिसमें मूवमेंट सिर्फ
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होता है। देखो ऑस्मोसिस में तो कोई भी पार्टिकल मूव करता है, लेकिन डिफ्यूजन में तो कोई भी पार्टिकल मूव करता है, लेकिन ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट आती है वो सिर्फ किसकी आती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट आती है। तो हम कैसे इंश्योर करते हैं कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव करते जाए, हम इस तरह से इंश्योर करते हैं कि हम एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है, ऐसी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिवली अलाउ करेगी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसके अक्रॉस जा पाए, दूसरे मॉलिक्यूल्स ना जा पाए। ठीक है, और कब तक, जब तक सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। अब सपोज ये केस है, ठीक है, सपोज दूसरा केस है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्योर वाटर। ठीक है, क्या भरा हुआ हमने इस सैंपल में, वी हैव फिल्ड जस्ट एंटायर दिस विद प्योर वाटर, और यहाँ हमने क्या लगा रखी है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। प्योर वाटर फिल कर रखा है, बीच में क्या लगा रखी है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, और यहाँ हमने फिल किया हुआ है इसको विद सॉल्यूशन, है ना, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी हाइट दी। ठीक है, व्हाट वुड बी द नेट डायरेक्शन ऑफ वाटर, नेट बोल रही हूँ तो नेट डायरेक्शन ऑफ वाटर विल बी, जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से उस तरफ जहाँ वाटर कम है, तो net motion of water will be in this direction. Net motion of water will be in this direction. Right? Net बोलिए, otherwise तो 2 flow रहेगा, but ज़्यादा कहाँ से आएगा, प्योर वाटर से सोल्यूशन की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ये सोल्यूशन की हाइट थोड़ा सा रेज है ना, पानी आता जाएगा तो कुछ हाइट इसकी रेज हो जाएगी, पानी आएगा भी जाएगा भी, आएगा भी जाएगा भी, लेकिन कुछ हाइट जो है इस सोल्यूशन के ऊपर इस वाटर की रेल। अब ये हाइट अपनी ही सोल्यूशन पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब जिस हाइट से ये गेन हुआ है, अब ये जो हाइट गेन हुई है, ये हाइट कुछ ना कुछ इसी सोल्यूशन पे प्रेशर डालेगी, वही इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमने ऑस्मोसिस डिफाइन किया, अब हम डिफाइन करेंगे osmotic pressure. ठीक है, what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the equilibrium hydrostatic pressure, equilibrium hydrostatic pressure developed over solutions at equilibrium after the entry of water, from solution, from pure solvent side to solution side, from pure solvent side to solution side. So what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the equilibrium hydrostatic pressure developed over solution at equilibrium after the entry of water from pure solvent side to solution side. ये प्योर सॉल्वेंट वाटर साइड से सोल्यूशन की साइड पर वाटर आने की वजह से थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इस सोल्यूशन की कुछ हाइट x से रेज होगी। इक्विलिब्रियम पर इस हाइट ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू रो gh फ्रॉम फिजिक्स। व्हाट इज रो हियर? रो इज density of solution. What is rho? Rho is density of solution. What is g? G is gravity, acceleration due to gravity. What is h? H is the height. What is h? H is the height. So osmotic pressure pi, the equilibrium hydrostatic pressure developed over solution at equilibrium after the entry of water from pure solvent side
this pi is equal to rho gh. Rho is called density of solution, g is called acceleration due to gravity, and what is h? H is the height raised, right? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या है, ध्यान से देखें। हम कह सकते हैं बेटा that osmotic pressure is the external pressure that should be applied on solution side, so as to stop the entry of water is called osmotic pressure। मतलब कुछ प्रेशर से वाटर सोल्यूशन साइड आ रहा है और ऐसे कुछ प्रेशर लग रहा है। अब इसी हाइट को डाउन करने के लिए, मतलब वाटर को वापस सॉल्वेंट साइड देने के लिए एक्सटर्नली जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसे भी आप क्या कह सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्चुअली किसी सोल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लग रहा है, इसको इसी तरह से मेजर किया जाता है कि एक्सटर्नली हम प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं, और कितना प्रेशर लगाने तक जो सोल्यूशन साइड वाटर की एंट्री है वो स्टॉप हो जाती है। इसी से हम डिटरमाइन करते हैं कि सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या रहा होगा। तो बेसिकली व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन? Osmotic pressure is the external pressure that should be applied on solution side so as to stop the entry of water। ठीक है, अब एक केस और ले लो। सपोज ये दो सोल्यूशन है हमारे पास। सपोज वी हैव टू सोल्यूशंस, वी हैव सोल्यूशन A, सोल्यूशन B, both are separated by a semi-permeable layer। ठीक है, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन C1 है, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन C2। Case 1, if C1 is greater than C2, C1 is greater than C2, C1 ज़्यादा होने का मतलब क्या है? C1 ज़्यादा होने का मतलब है here solute is more as compared to solvent in the another solution। और केस 1 में यहाँ कंसंट्रेशन कम है तो solute कम है, यहाँ solvent ज़्यादा है। What is osmosis? Osmosis is movement of water। कहाँ से कहाँ? जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ वाटर कम है वहाँ तक। तो वाटर की एंट्री कहाँ से कहाँ की तरफ होगी? C2 से C1। Then water will move net from, जाएगा दोनों तरफ। नेट कहाँ से कहाँ जाएगा? B2। ठीक है, मतलब जहां कंसंट्रेशन कम वहां पानी ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा, तो वहां से कम की तरफ। केस 2, इफ C1 is less than C2, केस 2, अब C1 कम है तो मतलब यहाँ सॉल्यूट रिलेटिवली कम है, तो मतलब यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा। सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा। और यहाँ पर बात करें सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। अब सॉल्वेंट कम है और यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, राइट? यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, वहाँ सॉल्वेंट कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ से जहाँ सॉल्वेंट कम है उस तरफ मूव करेगा। तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर वुड बी फ्रॉम द रीजन वेयर सॉल्वेंट इज हायर टू द रीजन वेयर सॉल्वेंट इज लोअर। तो यहाँ then water will move from A to B, right? Now next we have to discuss the factors upon which osmotic pressure depends। osmotic pressure जिन जिन factors पर depend करता है वो हमें discuss करना है, तो करते हैं हम वो भी discuss।
ध्यान से देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। सॉल्वेंट कम होगा तो इस सॉल्यूशन में एंट्री ऑफ सॉल्वेंट कितनी ज्यादा होगी, एंट्री ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगी तो हाइट रेज भी, जो सॉल्यूशन के ऊपर पानी की हाइट रेज होगी वो भी ज्यादा होगी। और अगर हाइट रेज ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी सॉल्यूट उतना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा। एंट्री ऑफ सॉल्वेंट उतनी ज्यादा होगी, इससे सॉल्यूशन के ऊपर हाइट रेट ज्यादा होगी, पाई ज्यादा होगा। बेसिकली यू कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of solution. Osmotic pressure pi is directly proportional to concentration of solution. Osmotic pressure pi concentration of solution के directly proportional. दूसरा temperature of solution. Temperature of solution. Solution के temperature पे भी affect करता है osmotic pressure. कैसे? टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मूवमेंट ऑफ वाटर उतनी ज़्यादा होगी, जिससे पाई डेवलप भी ज़्यादा होगा। पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेसिकली हमने पाया पाई प्रोपोर्शनल है सी टी के, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी निकल के आया कांस्टेंट एस, एस इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया दैट वाज फाउंड टू बी इक्वल टू आर व्हिच इज आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का एक्सप्लेनेशन कैसे दे दिया गया, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने कितना सॉल्यूट डाला है, कौन सा सॉल्यूट डाला है, इस पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। तो बेसिकली ये थी हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ एक न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Suppose we have a very basic problem saying yes, find out the osmotic pressure, find out the osmotic pressure of 0.1 molar urea solution at 280 kelvins. Find out the osmotic pressure of 0.1 molar urea solution at 280 kelvins. तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पाई इज इक्वल टू सी आर। C is 0.1, R is 0.0821 multiplied by temperature, हमेशा केल्विन में रखना है। 0.81 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 into 2, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 28/12। तो व्हाट इज 28/12, 24, 4.0, 36, then again 4. So this is 2.33 ATM. Why ATM? क्योंकि R की जो यूनिट हमने रखी है वो किस में रखी है, लीटर ATM में रखी है। तो जो यहाँ पर हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आएगा that would be 2.33 ATM. दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा लेक्चर 7। आगे की जो डिस्कशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का ही थोड़ा सा काम करेंगे हम आगे भी,
और कुछ एक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट में, उसका भी डिस्कशन करेंगे हम अपने लेक्चर 8 में. So this is all about lecture 7.